नमस्कार साथियों। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आज जो पेपर हुआ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पहला पेपर था और उस पेपर में क्या रेस्पॉन्स रहा, किस प्रकार के प्रश्न आए, उसके बारे में हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें व्याख्या वाला पार्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न और उसका जो उत्तर है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न की जो पीडीएफ है, पेपर की जो पीडीएफ है उत्तर और व्याख्या वाली, सेम इसी पीडीएफ को हम आपके पास उपलब्ध करवाते हैं। तो उसमें आप देख लीजिएगा, सीधा आपके जो प्रश्न आज आए पेपर में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल में, और क्या उनके आंसर रहे उसके बारे में आज हम बात करेंगे सीधा। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे जो भी एप्लीकेशन है, चाहे वो आरजे टेस्ट सीरीज हो और चाहे द स्मार्ट स्टडी हो, दोनों ही चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जाके इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, निम्न में से तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर आपके चार ऑप्शन हैं, डेली, जेफरीज, होम्स या वैगनर। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा साथियों, वो 2 नंबर का विकल्प होगा। तीसरा देखिए, निम्न स्थल रूपों में से कौन सा स्थल रूप पवन द्वारा विकसित नहीं किया जाता? तो इंसेलबर्ग, अरेत, यारडंग और जूजेन। तो यहां पर जो सही उत्तर आपको करना था वो 2 नंबर का आपका उत्तर करना था, अरेत। क्योंकि जो अरेत है वो हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? ड्रमलिन है या डेल्टा है, लोएस है या जलप्रपात है? तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा वो 4 नंबर का विकल्प होगा, जलप्रपात। क्योंकि जलप्रपात एक अपरदनात्मक स्थल रूप है, जबकि ड्रमलिन, डेल्टा और लोएस निक्षेणात्मक स्थल रूप है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न जो है आज के टेस्ट का, हम देखते हैं, निम्न में से रैपिडी असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है? रैपिडी असंबद्धता बहुत सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर या नेट जेआरएफ में बहुत बार रैपिडी असंबद्धता को पूछा गया है। तो रैपिडी असंबद्धता होती क्या है? क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है या ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच पाई जाती है? मेंटल व क्रोड के बीच पाई जाती है या बाहरी कोड या आंतरिक कोड के बीच पाई जाती है? तो रैपिडी असंबद्धता है साथियों, 2 नंबर का विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि रैपिडी असंबद्धता जो है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्यादा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे साथियों, आपको पता है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो आपको हम उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए सीधा प्रश्न और आज का उत्तर, ताकि ये वीडियो का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए नहीं है वो इस में देखें, और उसके जो प्रश्न का लेवल और हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जा रही है उसका क्या प्रारूप रहता है, किस प्रकार जो हम टेस्ट उपलब्ध करवाते हैं, किस प्रकार हम प्रिंटेबल पीडीएफ देते हैं। कोई भी संस्थान ऐसा नहीं होगा जो प्रिंटेबल पीडीएफ देता है, क्योंकि कंटेंट जो है वो एक बार, हमारा जो कंटेंट है वो हमेशा नया होता है, हर बार प्रश्न पत्रों की जो डिजाइनिंग है, चयन है, वो अलग से की जाती है। पांचवा प्रश्न देखिए साथियों, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज अधिकतम पाया जाता है? पहला विकल्प है आपका लोहा, दूसरा सिलिका, तीसरा कैल्शियम या चौथा मैग्नीशियम। तो यहां पर 2 नंबर का जो विकल्प है साथियों वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि सिलिका का भूपृष्ठ पर 27.7% भाग पाया जाता है। ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, लोहा कितना है, कैल्शियम कितना है, आप देख लेना पीडीएफ में। छठा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के संपूर्ण भार के अनुसार पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा है? तो वो आपको बताना है साथियों। सही उत्तर आपको क्या बताना था? सिलिका, लोहा, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम, 4 विकल्प थे। सही उत्तर आपको बताना था लोहा। लोहा संपूर्ण भार के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक 35% मात्रा में पाया जाता है, तथा सिलिका 15%, ऑक्सीजन 30% और मैग्नीशियम 13%। ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वात छिद्र, उष्ण मरुस्थल, प्राकृतिक तटबंध, समुद्र तटीय प्रदेश,
हमादा आंध्र प्रदेश और अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश। सही सुमेलित है, ये ध्यान रखना आपको। इसका मतलब 3 जो विकल्प हैं वो गलत है और एक विकल्प आपका सही है, और जो सही है वो अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश है। अंधी घाटियां कास्ट प्रदेशों में निर्मित होती है। वात छिद्र समुद्र तटीय प्रदेशों में होते हैं। प्राकृतिक तटबंध आर्द्र प्रदेशों में होते हैं और हमादा जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में होते हैं। इसलिए इस चीज को भी आप ध्यान रखना किसमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक है, निम्न में से नदीय अपर्दन चक्र के द्वारा विकसित भू आकृतियों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं साथियों। चारों विकल्पों में पहला विकल्प है जलप्रपात क्षिपिका सब समप्राय मैदान या जलोढ़ पंख। जलप्रपात समप्राय मैदान जलोढ़ पंख या क्षिपिका। समप्राय मैदान जलोढ़ पंख क्षिपिका या जलप्रपात। क्षिपिका जलप्रपात जलोढ़ पंख या समप्राय मैदान। ठीक है, तो यहां पर आपका चौथा नंबर का जो विकल्प है क्षिपिका जलप्रपात जलोढ़ पंख या समप्राय मैदान आपका सही आंसर होगा। 90वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुचक्रीय भूदृश्य नहीं होता। निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुचक्रीय भूदृश्य नहीं होता। तो आपका है पेंडिप्लेन, अंधवृत्तीय विसर्य, उत्थित समप्राय मैदान या निक पॉइंट। तो आपका जो सही उत्तर आपको करना था, मार्क करना था, वो पेडिप्लेन है साथियों। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। अग्रवर्ती डेल्टा बनाने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो अग्रवर्ती डेल्टा बनाने वाली नदी जो है वो आपकी टाइबर नदी है। ठीक है, नाइजर, नील और मिसिसिपी के बारे में क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके नीचे व्याख्या वाले पार्ट में दिए हैं, क्योंकि आपको सारा जो है संपूर्ण जो पीडीएफ है पेपर की व्याख्या वाली वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आरजी टेस्ट सीरीज को आप डाउनलोड कर लें। एक एप्लीकेशन है आरजी टेस्ट सीरीज द स्मार्ट स्टडी इंस्टीट्यूट का। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, या किसी भी प्रकार की आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो 9588 271132 जो मोबाइल नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब 11वां प्रश्न देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके 4 विकल्प हैं और सूची 2 में भी आपके 4 विकल्प हैं। अब ये सस्केहाना, मिसिसिपी, सैन फ्रांसिस्को और नाइजर एक तरफ से यहाँ इधर आपके देशों के नाम है, और अग्रवर्ती डेल्टा, अंगुलियाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा और ज्वार नदमुखी डेल्टा दूसरी तरफ सूची 2 में डेल्टाओं के प्रकार है। अर्थात इस प्रश्न में ये पूछा गया कि कौन से देश में कौन से प्रकार का डेल्टा पाया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर का विकल्प है वो ये है सस्केहाना, आपका जो है ज्वार नदमुखी डेल्टा यहाँ पर पाया जाता है। मिसिसिपी में अंगुलियाकार डेल्टा पाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को में अग्रवर्ती डेल्टा और नाइजर में चापाकार डेल्टा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। युवाला क्रास्ट स्थलाकृति, प्राकृतिक तटबंध तटीय भूदृश्य, ड्रमलिन हिम निर्मित भूदृश्य और जूजेन शुष्क स्थलाकृति। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित हैं आपके पहला, दूसरा और चौथा, जबकि ड्रमलिन जो है वो आपका पहला, तीसरा और चौथा सही सुमेलित हैं और दूसरा विकल्प आपका गलत है। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है, भू तटीय दृश्य द्वारा नहीं होता है। 13वां देखिए प्रश्न। मोरिसावा का टेक्नो जियोमार्फिक मॉडल किस शहर से संबंधित है। मोरिसावा का टेक्नो जियोमार्फिक मॉडल किस से संबंधित है। तो यहां पर आपका 4 विकल्प हैं। पर्वत निर्माण से, स्थल रूप विकास से, जलवायु परिवर्तन से या अनाच्छादन से। तो यहाँ पर का आपका दूसरा जो विकल्प है साथियों वो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा, क्योंकि इस मॉडल का संबंध स्थल रूपों की उत्पत्ति, संरचना व विकास से है तथा ये मॉडल मेरिसावा द्वारा 1975 में दिया गया था। ठीक है, 14वां प्रश्न देखिए। ग्लोब के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग परमाफ्रॉस्ट से आच्छादित है। तो 15 से 20% है, या 10 से 15% है, 5 से 10% है, या 20 से 25% है।
ठीक है साथियों। तो यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट वह क्षेत्र जिसका तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे हिमीकृत अवस्था में रहता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मूलर महोदय ने 1947 में किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 से जो 10% इसका सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न देखिए, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप में बालसन विशिष्ट होती हैं। ठीक है, तो बालसन विशिष्ट होते हैं यहां पर जलायित, अभिकेंद्रीय, वलयाकार या अरीय। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 2 नंबर का, क्योंकि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में चारों तरफ से उच्च भूमि से घिरा क्षेत्र बालसन कहलाता है। अतः ये कहा यहाँ का अपवाह प्रतिरूप अभिकेंद्रीय होता है और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में चारों तरफ की उच्च भूमि का जल एक केंद्र की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए 16वां प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वो है आपके कांट, वाइजेकर, रसेल या अंतोसिमिड। तो यहां पर जो चौथे नंबर का विकल्प है अंतोसिमिड, उसके द्वारा ये अंतर तारक धूलि की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। 17वां प्रश्न देखिए, वह रेखा जो एक ही समय में भूचाल अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ती है। भूचाल मतलब भूकंप। तो भूकंप अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आइसोसीमल रेखा है या हीमोसीमल रेखा है या आइसोहेलाइन रेखा है या आइसोक्रोनिक रेखा है। यहाँ पर देखिए आपका 2 नंबर का जो विकल्प है वो आपका सही विकल्प उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक ही समय में आने वाले भूकंपों को जोड़ने वाली रेखा को होमोसीसमल या सह भूकंप रेखा कहते हैं, जबकि समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा आइसोसीसमल या सम भूकंप रेखा कहलाती है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके ज्वालामुखी है, एक तरफ आपके देश है। इरेबस कौन से देश में है, तो आपको पता है अंटार्कटिका के रास द्वीप पर इरेबस है। एंटना कहां है, एंटना ज्वालामुखी है जो आपके इटली में है। माउंट रेनियर जो है वो यूएसए में है और पेरिकुटिन जो है वो मैक्सिको में है। ठीक है, 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण के लिए कौन सी प्लेट उत्तरदायी है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण के लिए कौन सी प्लेट उत्तरदायी है, तो वो आपकी जो सही विकल्प आपका था वो था नाजका प्लेट। दक्षिणी प्लेट व नाजका प्लेट के आपस में टकराने के फलस्वरूप एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो नाजका प्लेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, निम्न में से रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा जो है स्तर उत्तरदायी है, तो आपका स्ट्रेटोस्फियर आएगा या मेसोस्फियर आएगा या आइनोस्फियर आएगा या ट्रोपोस्फियर आएगा। तो सही जो उत्तर होगा वो आपका 3 नंबर का विकल्प होगा आइनोस्फियर। ठीक है, क्योंकि रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयनोस्फीयर या आयन मंडल से ही होता है तथा इस मंडल में ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश व दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन इत्यादि आदि से होता है। 21वां प्रश्न देखिए, वायुमंडल में प्रसुप्त उष्मा के मोचन हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो आपका संचालन है, संवहन है, संघनन है या अभिवहन है। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था संघनन। संघनन मतलब तीसरे नंबर का विकल्प। ठीक है, 22वां प्रश्न देखिए, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न ईएमआर स्पेक्ट्रम बैंड का सही क्रम कौन सा है। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न ईएमआर स्पेक्ट्रम बैंड का सही क्रम जो है वो 2 नंबर का विकल्प होगा आपका पराबैंगनी, फिर इसके बाद में नीला, फिर हरा और फिर लाल। इस प्रकार 2 नंबर का जो विकल्प है वो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर आपको करना था। अब आपने क्या उत्तर किया है वो आप देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी सी टाइप प्रकार की जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान अधिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी सी टाइप प्रकार की जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान अधिक वर्षा होती है? तो वो आपकी है साथियों सी एस, क्योंकि कोपेन महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में सी अर्थात मेसोथर्मल प्रकार की जलवायु का संकेतक, जिसमें गर्मी में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं रहता और सर्दी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता, जो ऐसा शीत ऋतु में वर्षा का संकेतक है। तो सी एस आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ओके, निम्न में से वह कौन सा बादल है जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहां पर 4 प्रकार के बादलों का विवरण यहां पर इस प्रश्न में पूछा गया था कि जो बहुत ज्यादा बरसात करते हैं ऐसे बादल कौन से हैं? कपासी वर्षा का कपासी बादल हैं या पक्षाभ स्तरीय हैं? ठीक है, कप इसके अलावा वर्षा स्तरीय है या कपासी है। तो वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नजदीक होते हैं और ये काले रंग के होने के कारण किसी भी आकार के हो सकते हैं और इन बादलों की सघनता के कारण अंधकार जैसा छाया रहता है और वर्षा भी अत्यधिक होती है। तो यहां पर आपका जो वर्षा स्तरीय बादल है वो आपका सही आंसर होना है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ताप व्युत्क्रमता के लिए अनुकूल है? तो यहां आपका जो 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प है आर्द्र वायु का होना, दूसरा है शीतकालीन लंबी रातें, तीसरा विक्षुब्ध पवन का होना और चौथा मेघाच्छादित आकाश का होना। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का विकल्प है आपका शीतकालीन लंबी रातें, वो आपका सही आंसर आपको बताना था, क्योंकि शीतकालीन लंबी रातें तापमान की विलोमता के लिए अनुकूल परिस्थिति हैं तथा इसमें स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश, शुष्क पवन, शांत व स्थिर वायुमंडल, हिमाच्छादित धरातल आदि अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका जो है ब्रिकफील्डर फ्रांस। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली शुष्क, गर्म और रेतीली हवा है और यहाँ पर विकल्प में आपके फ्रांस है, जो गलत है क्योंकि ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए साथियों, वह पवन जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली एकमात्र पवन है। तो व्यापारिक पवन है या पछुआ पवन है, ध्रुवीय पवन है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जो 2 नंबर का विकल्प है साथियों पछुआ पवन, वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पछुआ पवने निम्न अक्षांशों अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से उच्च अक्षांशों उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर से चलने वाली एकमात्र पवन है। 28वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अल नीनो, प्रबल मानसून, सूचकांक चक्र, वाकर परिसंचरण, रासबी, जेट स्ट्रीम या हेडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय कोशिका। तो यह रासबी जो जेट स्ट्रीम है 3 नंबर का विकल्प, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अल नीनो जो है वो कमजोर मानसून का सूचक है, सूचकांक चक्र जेट स्ट्रीम का सूचक है, हेडली कोशिका निम्न अक्षांशीय कोशिका से संबंधित है। 39वां प्रश्न देखिए, यदि पवने गोलाकार रूप में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बाहर की ओर चल रही हैं तो वह क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात आएगा, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात आएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आएगा या दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आएगा। यहां पर 2 विकल्प हैं, तो आपके चक्रवात से हैं और 2 विकल्प आपके प्रति चक्रवात से हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पहला नंबर का विकल्प है दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात आना, तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बाहर की ओर यदि चलती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए व्याख्या में आपका इसका बता रहा हूं कि प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होती है, जबकि चक्रवात में वायु का प्रवाह बाहर से केंद्र की ओर होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में ये होती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची सूची 1 में कटक है और दूसरी सूची में आपके महाद्वीप है। ठीक है, देखिए वाइविले थॉमसन कटक किससे संबंधित है?
अंटार्कटिका महासागर से। कैसे मिलाना है वो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। वायविले थॉमसन कटक आपको किससे बता मिलाना था? अंटार्कटिक महासागर से। न्यूजीलैंड कटक को आपको प्रशांत महासागर से मिलाना था। चोगोस सेंट पाल कटक को आपको हिंद महासागर से मिलाना था। और ईस्ट जैन मेयर कटक आपको अंटार्कटिका महासागर में से मिलाना था। तो आपका जो सही विकल्प होना था वो 2 नंबर का विकल्प आपका सही होना था। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादन किया था? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बर्कनीज ने प्रतिपादित किया था। बर्कनीज ने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 32वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी शीत व शुष्क प्रकार की पवन है? निम्न में से कौन सी शीत व शुष्क प्रकार की पवन है? फान, चिनूक, सिरोका या मिस्ट्रल? तो यहाँ पर मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस में प्रवाहित होने वाली को काफी ठंडी और शुष्क पवन है और ये तापमान को नीचे गिरा देती है और फसलों के लिए हानिकारक भी होती है। जबकि चिनूक, फान और सिरोका जो है वो गर्म मरुस्थलीय पवने हैं। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे जो एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज या द स्मार्ट स्टडी, दोनों में से किसी को भी आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएम किसको निर्दिष्ट करता है? एएम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। तो यहाँ पर एएम, एडब्ल्यू, एएफ और बीएस ये सभी जो हैं वो यहाँ पर संकेतक इसके बता दिए गए हैं। सही उत्तर आपका 3 नंबर का विकल्प होगा। 34वां देखिए, निम्न में से भू मध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? चिली, साइप्रस, कैलिफोर्निया या बोलीविया? बोलीविया में जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। आपको सही आंसर बोलीविया करना था। निम्न में से कौन सा वाताग्र जनन से संबंधित है? तो आपका अभिसारी पवन संचार, घूर्णन परक पवन संचार, अपसारी पवन संचार या स्थानांतरणशील पवन संचार। 4 विकल्प यहाँ पर हैं। चारों विकल्पों में से जो पहला विकल्प है वो आपका सही आंसर होगा, अभिसारी पवन संचार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? उत्तर पश्चिमी यूरोपीय सदृश्य, विश्वत रेखीय सदृश्य, सूडान सदृश्य और मानसूनी सदृश्य। तो यहां पर जो सही विकल्प होगा वो आपका मानसूनी सदृश्य होगा। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर होगा। महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति किन किन भागों में होती है? महाद्वीपों में गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों की सही स्थिति निम्न में से किन किन भागों में होती है? तो वो आपके जो विकल्प हैं वो 20 से 30 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 40 से 60 डिग्री या 20 से 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो 20 से 30 डिग्री होगा, क्योंकि जो उष्ण मरुस्थल हैं उनका विस्तार हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर होता है। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ही पाए जाते हैं तथा इसके प्रमुख कारण प्रति चक्रवातीय परिस्थिति, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव तथा स्थल मंडल की ओर से आने वाली शुष्क वाणिज्यिक पवन इत्यादि होती हैं। शीत दीवार संबंधित है। शीत दीवार किससे संबंधित है? कैनरी धारा से, गल्फ स्ट्रीम से, क्यूरोशियो धारा से और फोकलैंड धारा से। तो आपका शीत दीवार जो है गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है और ये 2 विपरीत तापमान वाली महासागरीय जलराशि के मध्य स्थित असंबद्धता को ही शीत दीवार कहते हैं। इसमें गल्फ स्ट्रीम जलधारा अपनी दाहिनी ओर सारगेसो सागर और बाईं ओर से ठंडी दीवार से अलग अलग ही रहती है, ठीक है। 39वां प्रश्न देखिए, वर्षा की भविष्यवाणी के लिए कौन सा संकेतक सहायक होता है? तो वर्षा की भविष्यवाणी के लिए सापेक्षित आर्द्रता को आधार माना जाता है। 40वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। टोंगा गर्त कहां है? दक्षिणी प्रशांत, अल्सूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत, सोंडा गर्त हिंद महासागर और प्यूर्टो रिको गर्त दक्षिण अटलांटिक।
तो यहाँ पर जो 4 नंबर का विकल्प है वही आपका सही है, क्योंकि पुर्टो रिको गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित कैरिबियन द्वीप समूह के निकट स्थित है और जिसकी गहराई 4622 फैथम है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है, 3 तो सुमेलित है और चौथा जो प्यूर्टिको गर्त है वो असुमेलित है, क्योंकि ये दक्षिणी अटलांटिक सागर में नहीं है, कैरिबियन द्वीप सागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर के कैरिबियन द्वीप समूह के निकट इसकी स्थिति है। बरमुडा ट्रायंगल या बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। बरमुडा त्रिकोण जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अल्बट्रास का पठार महासागर में स्थित है वह है, अर्थात अल्बट्रास का पठार जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो आपको 4 नंबर का विकल्प यहाँ पे आपको सही बताना था, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही अल्बट्रास का महान जो पठार है वो स्थित है। बृहद महासागरों का क्षेत्र के संबंध में सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम है आपका 4 नंबर का विकल्प जो है वो आपको सही बताना था, क्योंकि प्रशांत, अटलांटिक और हिंद और आर्कटिक ये आपका इसका सही क्रम होगा, क्योंकि इसमें क्षेत्र के क्रम में सबसे पहले प्रशांत महासागर आता है, फिर अटलांटिक महासागर आता है, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर आता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है और इसमें विश्व का सबसे ज्यादा जो गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, वह भी इसमें पाया जाता है। 44वां देखिए, निम्नलिखित का समुद्र से स्थल की ओर सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का समुद्र से स्थल की ओर सही क्रम की पहचान कीजिए, वो आपका देखिए आपका 3 नंबर का जो विकल्प है वो आपका सही होगा। भग्नोर्मी, फैनिल तरंग, संक्रमण और उद्धावन। तो ये आपको आपने किस प्रकार के इसके आंसर किए हैं ये आपको देखना है। और आगे चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक पाई जाती है? ध्रुवीय, उपोष्ण, विषुवतरीय या अधोध्रुवीय? तो यहाँ आपका आपको सही उत्तर जो है वो 2 नंबर का विकल्प उपोष्ण कटिबंधीय को आपको मार्क करना था। ठीक है, 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सागर की लवणता को मानचित्र पर किसके द्वारा दर्शाया गया? सागर की लवणता को मानचित्र पर किसके द्वारा दर्शाया गया? वो आपका जो है आइसोहेलाइन लाइंस द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, आइसोहेलाइन या इसको समलवणता रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 47वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेबल, स्थावर तरंग सिद्धांत आर ए हैरिस, गतिक सिद्धांत जी बी एयरी और संतुलन सिद्धांत आइजनेक न्यूटन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका 3 नंबर का विकल्प होगा, गतिक सिद्धांत जी बी एयरी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लास द्वारा किया गया था। ठीक है, 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महासागरीय ज्वारों में से कौन सा जैविक कारकों से उत्पन्न होता है? महासागरीय ज्वारों में से कौन सा जैविक कारकों से उत्पन्न होता है? अवध भू ज्वार, अवध ज्वार, लाल ज्वार, लघु ज्वार, उपभू ज्वार। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो आपका 2 नंबर का विकल्प होगा। व्याख्या मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो निम्न में से कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? वो आपकी है ब्राजील की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। बाकी लेब्राडोर, कैनारी और फॉकलैंड आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। वह कौन सा महासागर है जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तन करती है? तो वो आपका विकल्प नंबर 2 आपको सही बताना था। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तन करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अर्थात 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प आपका सही है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और चारों भी सही हो सकते हैं। अब देखिए, पहला जो विकल्प है फोकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर में पाई जाती है, सही है।
आयोसियो धारा दक्षिणी प्रशांत सागर में नहीं पाई जाती। आयोसिया ठंडी जलधारा है। और चौथा विकल्प देखिए, लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है, तो ये भी सही है। 4 नंबर का विकल्प 1, 2 और 4 आपका सही है, और तीसरा विकल्प आपका गलत है। सुसीमा धारा किस क्षेत्र से प्रभावित होती है? सुसीमा धारा पश्चिमी जापान तट के सहारे प्रवाहित होती है, और यह एक गर्म जलधारा है जो क्यूरोशियो जलधारा की एक शाखा है। चौथे नंबर का विकल्प आपको 52वें प्रश्न में करना था। 53वां प्रश्न देखिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में कौन सी धारा का योगदान नहीं है? ठीक है, कौन सी धारा का योगदान नहीं है? ये पश्चिमी पवन धारा, कनारी धारा, बेंगुला धारा और ब्राजील धारा। तो यहां पर 2 नंबर का विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, कनारी धारा। इसके अलावा निम्न परतों में से कौन सी परत 300 मीटर से 1000 मीटर के गहरे मंडल में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करती है? तो आपका थर्मोक्लाइन आपको आंसर इसमें बताना था। 55वां प्रश्न देखिए, निम्न में से हिंद महासागर की तली की सबसे लंबी कटक कौन सी है? तो आपकी 90 डिग्री पूर्वी कटक आपको इसमें बताना था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ फैली प्रवाल भित्ति किस प्रकार की भित्ति है? तो वो है रोधी भित्ति। ठीक है, अब ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, उसकी नीचे विशेषताएं हैं सारी, आपको पीडीएफ में इसका मिल जाएगा। ये किसका मानना था कि सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी और बाद में निमंजन के कारण ऊपर आ गए? तो ये जो वो कथन है वो आपका डार्विन का है। ग्लोबिजेरिना पंख का जमाव कहां होता है? तो दूसरे नंबर का विकल्प आपको इसमें बताना था, जैविक पदार्थ का। बृहद जलाशयों के जल पुष्ट में नियमित दोलन निम्न में से किस कारण बनते हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के कारण ये बनती हैं। पारिस्थितिकीय कर्मता की संकल्पना का प्रथम प्रतिपादन किसने किया था? जेबी ग्रेनेल ने इसका प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक वन्य जीव और वानस्पतिक विविधता से संपन्न है? तो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, विकल्प नंबर 2 आपको सही करना था। पर्यावरण अनयन रोकने के लिए कौन सा उपाय वांछनीय है? पर्यावरण अनयन रोकने के लिए आपको ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करना पड़ेगा। 63वां प्रश्न देखिए, लेटेराइट मिट्टियों से बनने में निम्न प्रकार के प्रदेशों में से कौन सा सहायक है? तो लेटेराइट मिट्टियां जो है उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। दो जीवों को पृथक करने वाला संक्रमण क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जो जो दो जीवों को जो अलग करने वाला संक्रमण क्षेत्र है उसको पारिस्थितिक क्रमणता कहा जाता है। ठीक है, जिसको इकोटोन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर 4 विकल्प हैं। इसमें जो दूसरा नंबर का विकल्प है, निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असंबद्धता कम पाई जाती है, ये विकल्प आपको सही उत्तर बताना था। चरणोजेम क्या है? 66वां प्रश्न पूछा गया था। चरणोजेम क्या है? तो उष्ण शुष्क क्षेत्र में गहरे भूरे रंग वाली ह्यूमस से समृद्ध मृदाएं हैं, उसको चरणोजेम कहा जाता है। मिट्टी में मृत्तिका पैन या हार्ड पैन कहां पाया जाता है? तो आपको जो बी क्षितिज है वहां पर इसका आंसर बताना था। मिट्टी में मृत्तिका पैन या हार्ड पैन कहां पाए जाते हैं? बी क्षितिज में। ठीक है, 68वां प्रश्न देखिए, लेटेराइट प्रक्रिया से बनती है, लेटेराइट प्रक्रिया से क्या बनती है? ऐसी परत जो लोह अंशों से संपन्न हो, वो लेटरीकरण प्रक्रिया से बनती है। तो तीसरा नंबर का आपका विकल्प सही है, यहाँ पे सही बताना था। भारी विविधता एवं सबसे बड़ी संख्या लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाया जाना किस क्षेत्र में संभव है? तो यहाँ पर आपको इसका सही, इस प्रश्न का सही उत्तर उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र बताना था, 4 नंबर का विकल्प। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोरी की रचना के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बताना है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये आपका साथियों, ये तीसरे नंबर का विकल्प आपको सही बताना था आज के टेस्ट में। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और उसके बाद में मरुस्थलीय झाड़ियां और फिर टुंड्रा वन। ठीक है,
72वां प्रश्न देखिए, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम बायोम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको बांज वन चैपरेल मिला था, फिर टुंड्रा मिला, फिर टेगा और फिर सवाना। तो यहाँ का सही आंसर जो है वो आपका टुंड्रा बताना था। 73वां प्रश्न है, निम्न में से आर्कटिक जल में भोजन श्रृंखला के क्रम का सही चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही आंसर था डाइटम, प्राणी पलवक मछली, सील, ध्रुवीय भालू। 74वां प्रश्न, प्रवास का गतिशीलता संक्रमण प्रतिरूप का प्रतिपादन किसने किया? तो वो आपका जेलिसन की है, 2 नंबर का विकल्प, उसने ये प्रतिपादन किया था। स्थानिक अंत प्रक्रिया या समुच्चय कार्योत्पन्न का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका जी मिर्डल है, वो सही आंसर आपको बताना था। सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक है, निम्न में किसने कहा था? इस विकल्प का आपको उत्तर बताना था। एल्सवर्थ हैलिंगटन ने ये विकल्प, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था। निम्न में से राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका रेट जल जो है उन्होंने ये प्रतिपादन किया था। पुराणों में समस्त पृथ्वी का कितना प्रदेशों में बांटा गया है? तो पुराणों में 7 प्रदेशों में बांटा था। सामान्य सा प्रश्न था आज के टेस्ट का। समय को भूगोल के चौथे आयाम का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो वो आपका जो है कार्ल सावर जो है उन्होंने दिया था। वाल्डो आर टाइलबर्ग के अनुसार भूगोल का पहला नियम क्या है? तो भूगोल का पहला नियम यहां पर पूछा था। और प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संबंध है, परंतु निकट की वस्तुएं दूर की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक संबंधित हैं। ये 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर इसमें था। निम्न में से किसको वैज्ञानिक निश्चयवाद का हिमायती माना जाता है? वैज्ञानिक निश्चयवाद एक सामान्य सा भौगोलिक टर्मिनोलॉजी है और जी टेलर इसका सही आंसर होगा। औसत तापमान के लिए प्रथम विश्व समताप मानचित्र और महाद्वीपीयता के सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये वॉन हम्बोल्ट जो नामक भूगोलवेता थे, उनका नाम इस हेतु लिया जाता है। तो 82वां प्रश्न में तीसरे नंबर का विकल्प आपको सही आंसर करना था। लैंड सॉफ्ट विचारधारा निम्न में से किस देश से संबंधित है? लैंड सॉफ्ट जो विचारधारा है वो आपके जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश की सांस्कृतिक दृश्यभूमि, प्राकृतिक दृश्यभूमि और मानवीय क्रियाकलाप तीनों को ही शामिल किया जाता है। भूगोल मानव परिस्थितिकी के रूप में की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? एच एल बैरोज आपका सही आंसर था। सोशल एनाटॉमी ऑफ एन एग्रीकल्चर कम्युनिटी पुस्तक के लेखक आपके सी जे गालियन थे। मुक्ति माह के लेखक कौन है? मुकदिम माह का लेखक कौन है? तो आपका इब्न खालदून जो है उसका लेखक है। यहां पर ये किसने प्रतिपादन किया था कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में और सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, हेरोडोटस का कथन ये है कि हेरोडोटस ने कहा था कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में और सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। निम्न में से किस भूगोलवेता ने इन्फ्लुएंजेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट पुस्तक लिखी? तो सैम्पूल आपका सही आंसर आपको बताना था। मानसिक मानचित्र अध्ययनों को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? तो वो व्यवहार परक भूगोल जो 2 नंबर का विकल्प है वो आपका सही आंसर होना था। कौन सी एक अनुसंधात्मक समस्या की विशेषता नहीं है? तो वो मौलिक निर्णय की पालना जो है वो आपके अनुसंधान समस्या की विशेषता नहीं है, बाकी 3 इसकी विशेषता है। निम्न में से शोध के उद्देश्य क्या है? यूजीसी के अनुसार शोध के 4 उद्देश्य हैं। तो जो ऊपर 4 विकल्प हैं वो चारों के चारों इसमें बता दिए गए थे कि भूतकाल और वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना, चुनी घटनाओं की प्रकृति और प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना, कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन और वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना, कुछ घटनाओं और चरों के कार्य कारण संबंधों को भी ज्ञात करना, ये इससे संबंधित है। निम्न में से प्रकृति के आधार पर शोध के प्रकार हैं। क्रिया शोध, मौलिक सैद्धांतिक शोध, व्यवहारिक शोध, निदानात्मक शोध। ठीक है, 4 नंबर का विकल्प आपका इसका सही आंसर करना था। प्रतिवेदन लिखने से निम्नलिखित शीर्षों का सही क्रम नीचे कोड में से चयन करके लिखना है। तो आपको जो ये क्रम बताना था वो सबसे पहले उद्देश्य, उसके बाद आंकड़ों का संकलन, फिर तीसरे नंबर पे आपको मानचित्रीकरण बताना था और उसके बाद में सबसे बाद में निष्कर्ष बताना था।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्वारा पदार्थों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है? तो ये पहला जो साक्षात्कार है वो आपको सही आंसर बताना था। एक अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के अंतर्गत संकलित और प्रकाशित समंकों को प्राप्त कर लेता है तो वह समंक क्या कहलाता है? द्वितीय समंक। प्रश्नों की सूची होती है तथा मुद्रित या हस्तलिखित होती है। ये प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर साक्षात्कारदाता द्वारा दिया जाता है। निम्न विशेषता किसकी है? तो अनुसूची की है। पैराफेसिंग क्या है? पैराफेसिंग है आपका एक साहित्यिक चोरी। पैराफेसिंग क्या है? एक साहित्यिक पैराफ्रेसिंग एक साहित्यिक चोरी है। निम्न में से संभाव्य प्रतिचयन विधि कौन सी नहीं है? तो वो आपके जो आकस्मिक प्रतिचयन है वो संभाव्य प्रतिचयन विधि में शामिल नहीं की जाती। प्रतिवेदन शोध की प्रक्रिया को प्रारंभ से अंत तक बताता है। ये किस विद्वान का कथन है? तो आपका श्रीमती युग जो है वो उनका ये कथन है। नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके द्वारा घटती जाती है? तो नमूने के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार ये 100 प्रश्न तो इसके हो गए। 100 प्रश्न, ये बाकी जो 50 प्रश्न है उसका अभी दूसरे पार्ट में इसका बता देंगे कि क्या क्या इसके आंसर आपको करने थे। और यदि आपने अभी तक ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें। वहां पर आपको लगभग सारे जो प्रश्न पीडीएफ सहित प्रिंटेबल पीडीएफ में आपको व्याख्या वाले मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए इसमें आपका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।